इस वीडियो में हम बात करते हैं नीला ग्रह। जो नीला ग्रह पृथ्वी को बताया गया है, तो पृथ्वी की स्थापना किस तरीके से हुई, किस तरीके से ये पृथ्वी बनी, किस तरीके से साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा कहीं भी किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा गया है। और पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। अगर हम बात करें, सौर परिवार में सर्वाधिक घना ग्रह पृथ्वी है और सौर परिवार के 4 पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा है। जो सौर परिवार के 4 पार्थिव ग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा पृथ्वी है। अब पृथ्वी का उद्भव किस तरीके से हुआ? हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन समय समय पर अलग अलग दार्शनिकों ने और जो वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि जो आपके इमैनुअल कांट हैं, इमैनुअल कांट ने बताया है 1755 में गैसीय परिकल्पना दी है, जो कि न्यूटन के गुरुत्वीय नियम पर आधारित थी, और इसको प्रस्तुत किया है। दूसरी जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति की सिद्धांत है, वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है। दूसरी लाप्लास ने दिया है 1796 में। ग्रहाणु परिकल्पना दी है। फिर तीसरी दी है जेम्स जीन ने 1929 में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की है पृथ्वी की। इसके बाद जेफरी ने संशोधित करके इसको कॉलिजन परिकल्पना दी है। फिर जॉर्ज लेमेस्टर है, उसने 1927 में बिग बैंग थ्योरी दी है। बिग बैंग थ्योरी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अरबों वर्ष पहले क्या हुआ था? अरबों वर्ष पहले ब्रह्मांडीय पदार्थ जो थे अत्यधिक संकुचित अवस्था में थे और विस्तार की शुरुआत आदिकालीन विस्फोट से हुई। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक घनत्व वाली गेंदों का निर्माण हुआ, जिन्होंने प्रति सेकंड 1000 मील की गति से यात्रा की और आकाश गंगाओं को जन्म दिया। ब्रह्मांड के विस्तार से तात्पर्य यह है कि आकाश गंगाओं और नए बनने वाली आकाश गंगाओं के मध्य में ये क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। पृथ्वी के उद्भव के विषय में जानकारी बहुत ही सीमित है, परंतु एक बहुप्रचलित सिद्धांत के अनुसार यह एक क्या है, जो सिद्धांत बताया गया है, यह एक तारे के गठन की प्रक्रिया से बनी हुई है। लगभग बताया जाता है कि 4600 मिलियन साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में घूर्णन कर रहा था। कब? 4600 मिलियन साल पहले एक गैस और धूल का एक बड़ा विशाल बादल था, वो अंतरिक्ष में घूर्णन कर रहा था, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल से संकुचित होने लगा। और जब यह सिकुड़ा था तो इसमें एक तस्करी का आकार ले लिया। और घूर्णन की गति को कोणीय गति से मापा जाता है, और कोणीय गति किसी भी वस्तु के आकार और घूर्णन की गति पर निर्भर करती है। जो भी उसकी कोणीय गति होगी, उस वस्तु का किस तरीके का आकार है उस पर निर्भर करेगी, और घूर्णन की गति जो उसके घूमने की गति है उस पर निर्भर करेगी। जब कोई भी गैस का बादल या निहारकारी आकार में सिकुड़ती है, तब उसमें घूर्णन गति कोणीय गति को बचाने के लिए तेज हो जाती है, और यही तेज घूर्णन गति उसे पूरी तरीके से नष्ट होने से बचाती है। और निहारिका का जो आंतरिक भाग है, अगर हम बात करें, निहारिका का आंतरिक भाग बाहरी भाग के मुकाबले कम गति से घूमता है, और यही छोटी कोणीय गति वाले बादल ग्रह बन जाते हैं। और हर ग्रह सिकुड़ता और मध्य से गर्म होता चला जाता है, और धीरे धीरे धूल के भारी कण है घूर्णन करती हुई तस्करी के मध्य की ओर बैठने लगते हैं और गैसीय पदार्थों के बाहर छोड़ते चले जाते हैं। इसलिए सौरमंडल के आंतरिक 4 ग्रह हैं पथरीले, और बाकी बाहरी ग्रह हैं वो थोड़े हल्के हैं। अब पृथ्वी की आकृति की बात करें। पृथ्वी की आकृति को जियोड कहा जाता है। पृथ्वी का आकार एक गोले के जैसे लगता है, जिसे ऊपर से नीचे दबा दिया गया हो, और मध्य भाग है वो उभरा हुआ लगता है। तो इस आकार को हम सपाट दीर्घवृत्ताभ भी कहते हैं, जो पृथ्वी का आकार है। अब इस सपाटता की बात करें, सपाटता का रीजन क्या है? अब जब ये सपाटता में पृथ्वी घूमती है, तो सपाटता पृथ्वी की केंद्रीय बल के कारण आई है, क्योंकि पृथ्वी पर केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल के कारण पृथ्वी की जो सपाटता आई है। जब पृथ्वी अपनी पिघली हुई अवस्था में थी, तब गुरुत्वाकर्षण बल और घूर्णन में संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी ने यह आकार ले लिया था। अब पृथ्वी की क्रमागत उन्नति किस तरीके से हुई है? आज जिस पृथ्वी को हम देते हैं, वह इस स्थिति में कई अवस्थाओं से होकर पहुंची है। धूल और गैस के घूर्णन करते गोले से अगर हम बात करें, यह पिघली हुई अवस्था में पहुंची है। हल्के पदार्थ जो कि पृथ्वी की गहराई की सतह पर आकर ठंडे और सख्त हुए हैं। जब पृथ्वी ने धीरे धीरे अपनी ऊपरी सतह का निर्माण किया, जिसे हम आज भूपटल कहते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी का गर्म भाग जो मध्य भाग है ठंडा होना शुरू हुआ, पृथ्वी आकार में और सिकुड़ गई, और भूपटल पर चोटियाँ खाड़ियों का निर्माण हुआ। जब बचे हुए और हल्के पदार्थ भूपटल पर आए, तब उन पदार्थों ने गैसीय वायुमंडल का निर्माण किया। जब यह पदार्थ वायुमंडल में आकर ठंडे हुए, तब इन्होंने बादलों का निर्माण किया, और इन बादलों ने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी बड़ी खाड़ियाँ पानी से भर गई और महासागरों का निर्माण हुआ।
लगभग पृथ्वी के जीवन काल के आधे समय तक यह बेजान और जीवन रहित रही। फिर एक दिन चमत्कारिक तरीके से महान सागरों के में जीवन का आरंभ हुआ। अब किस तरीके से हुआ यह कहना बहुत मुश्किल है कि जीवन किस पदार्थ से बना है, परंतु कुछ अणुओं ने अपनी प्रतिक्रिया बनाने का योगदान प्राप्त कर ली थी। मतलब कुछ अणुओं ने अपनी प्रतिलिपि बनाने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, कुछ अणु अपनी प्रतिलिपि बना लेते थे। और पृथ्वी की छायादार शुरुआत से अनेक प्रकार के जीव जंतु और पौधे विकसित हुए। इंसान का उद्भव करीब 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ, जो कि पृथ्वी के इतिहास में हाल ही की बात है। अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, पृथ्वी की सतह की मुख्य विशेषता उसके भूभाग और महासागर हैं। पूरे भूपटल पर सिर्फ 1/3 भाग महाद्वीप है, बाकी 2/3 भाग है जल विलीन है। पृथ्वी के भूतल पर अत्यधिक ऊंचाई और गहराई के बीच के अंतर लगभग 20 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट समुद्र स्तर से 8848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और चैलेंजर डीप जो है कैलेंजर जो मेरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में है, समुद्र के स्तर से कितना 11,022 मीटर नीचे है। मतलब ऊंचाई में जाएं तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट है, और नीचाई में जाए तो चैलेंजर डीप है जो मेरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में। ये समुद्र स्तर से 11,022 मीटर नीचे है। अगर हम पृथ्वी के आकार को देखें तो यह अंतर बहुत ही छोटा प्रतीत होता है। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के भूपटल पर अनियमित रूप से सजे हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में भूभाग और दक्षिणी गोलार्ध से अधिक है। जो भी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में भूभाग जो है वो ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग है वो कम है। परंतु महाद्वीप और महासागरों में यह व्यवस्था है वो हमेशा एक जैसी नहीं थी। करोड़ों साल पहले महाद्वीप बर्फ़ की एक भारी परत से ढके थे, जैसे आज के ग्रीनलैंड और अटलांटिका है। उस समय को हिमयुग कहा जाता था। जैसे जैसे बर्फ़ पिघली समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। जब समुद्र का स्तर कम था तब उत्तरी अमेरिका और एशिया और भूमि के एक सूखे भाग से जुड़े हुए थे, जहाँ पर आज बोरिंग की खाड़ी है। ऐसा माना जाता है कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और इस सिद्धांत को सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपने महाद्वीप बहाव सिद्धांत में बताया था। अब वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन की वर्तमान व्यवस्था को समझने का प्रयास है। इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि भूगर्भिक अतीत में सभी महाद्वीपों एक ही थे, और संयुक्त महाद्वीप का नाम है वो पेंजिया था। जो भी संयुक्त महाद्वीप था उसका नाम पेंजिया था। हालांकि हम बात करें मेसोजोइक काल के आसपास यह टूटना शुरू हुआ, और जर्मन मौसमविद और भूवैज्ञानिक भूभौतिक साक्षी जो वेगनर है, इन्होंने विचार प्रस्तुत किया कि पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी जो है वो पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी चलायमान है। ठीक है। और उनका यह सिद्धांत भूगर्भिक साक्ष्यों पर आधारित था, क्योंकि ब्राज़ील और अफ्रीका के जीवाश्मों में यहाँ पर समानता पाई गई थी। उन्होंने मानचित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने विस्थापन प्रक्रिया के 3 चरणों में उल्लेख किया, जिनका प्रारंभ वास्तविक बड़े भूक्षेत्र के रूप में होता है। उपरोक्त दिए गए बिंदुओं पर विचार करने के उपरांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण हो गया है। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को 2 तरीकों से समझा जा सकता है। पहला, यदि महाद्वीप अपने स्थानों पर स्थिर रहें। ठीक है, महाद्वीप है अपने स्थानों पर स्थिर रहें तो जलवायु क्षेत्र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकते हैं। दूसरा, यदि जलवायु क्षेत्र स्थिर रहें तो भूमि विस्थापित हो सकती है और बह सकती है। हालांकि विश्व की जलवायु बेल्ट में परिवर्तन को स्थगित करने में कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि उनका भौगोलिक वितरण मुख्यतः सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए यह अधिक संभावित प्रतीत होता है कि भूमि ने अपना स्थान बदल दिया है। वेगनर की महाभूखंड पेंजिया की परिकल्पना में बताया गया है कि यह महाभूखंड 2 भागों में टूट करके लॉर्सिया तथा गोंडवाना भूमि में बट गया था। ये दोनों भूखंड एक लंबे, उथले और अंतर्देशीय समुद्र से अलग हुए, जिसे हम टेथिस समुद्र कहा जाता है। वेगनर के अनुसार यह पेंजिया खंड चारों तरफ से भारी जल से घिरा हुआ था, जिसे हम पेंथालासा कहा जाते हैं। और वेगनर है उन्होंने यह भी माना कि कार्बोनिफेरस काल में दक्षिणी ध्रुव नेटाल दक्षिणी अफ्रीका तट के पास था, और उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में था। पेंजिया कार्बोनिफेरस के समय में टूटना शुरू हो गया था, और वर्तमान आकृतियों में महाद्वीपों के सापेक्ष स्थिति पेंजिया के विघटन का परिणाम है। अब विस्थापन की जो दिशा है वो किस तरीके से रही है? वेगनर के विचार में महाद्वीपों का विस्थापन 2 दिशाओं में हुआ, एक विषुवत की तरफ और दूसरा पश्चिम की तरफ। विषुवत बहाव के कारण अफ्रीका व यूरेशिया एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए बाध्य हुए, और इन दोनों के मध्य टेथिस
सागर के अवसाद ऊपर की ओर उभरे, जिससे अल्पास, एटलस, तियान, सयान, जगरेज, हिंदुकस, हिमालय जैसे बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। अफ्रीका और भारतीय प्रायद्वीप अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया से पृथक विषुवत की तरफ बहाव की वजह से हुए थे, और इस गति को कारण पृथ्वी की विषुवत वार के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल था। अब दूसरी दिशा है पश्चिम की ओर बहाव था। इसका कारण महाद्वीपों पर सूर्य और चंद्रमा के कारण होने वाला ज्वारीय बल था, और इस बहाव के कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका से अलग हुए अटलांटिक महासागर है वो अस्तित्व में आए थे। ठीक है, फिर आता है महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में जो साक्ष्य दिए गए हैं। वेगनर ने अपनी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के समर्थन में भू आकृति विज्ञानी, जलवायु संबंधी और जीवाश्मीय साक्ष्य एकत्रित किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अटलांटिका महासागर के विरोधी तटों में भौगोलिक समानताएं हैं। अटलांटिका महासागर के दोनों ओर के किनारे ऐसे दिखते हैं जैसे कि इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है, और दोनों एक दूसरे के टूटे हुए भाग यहाँ पर लगते हैं। दक्षिण अमेरिका का अगर हम बात करें, पूर्वीय तट की बात करें, दक्षिण अमेरिका का पूर्वीय तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ पूर्णता रखता है, और इस पूर्णता को वेगनर ने अटलांटिक महासागर के विरोधी तटों के 12 फीट स्थिति कहा है। फिर जीवाश्मीय साक्ष्य की बात करें, अटलांटिका महासागर के दोनों किनारों पर महाद्वीपों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में अत्यधिक समानताएं हैं, जिन्हें तब तक स्पष्ट कर पाना कठिन है जब तक कि महाद्वीप एक दूसरे से न जुड़े हो। अर्थात जीवाश्मीय समानता तभी संभव है जब एक समय पर ये भूखंड एक ही रहे हो। फिर है संरचना और भूगोल संबंधी साक्ष्य। अटलांटिका महासागर के दोनों ओर के चट्टानों के किनारे एक साथ पूर्ण दिखते हैं, क्योंकि ये चट्टानें बेसाल्ट पठार और संरचना में एक समान है। ये समाचार पत्रों के कटे हुए दो भागों के जैसा प्रतीत होता है। अटलांटिका महासागर के विपरीत किनारों पर भूवैज्ञानिक समानताएं उन चट्टानों पर पाई जाती हैं जो क्रिटेशियस काल से पुराने हैं, और माना जाता है कि महाद्वीप लगभग 200 साल पहले जुरासिक काल में अलग हो गए थे। फिर आता है आपका हिमाच्छादन संबंधी साक्ष्य है। पेलियोलॉजिक युग के उत्तरार्ध के दौरान ग्लेशियरों ने दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों के बड़े हिस्सों को ढक लिया था, और इन प्राचीन ग्लेशियरों द्वारा छोड़ी गई जमा राशि को आसानी से पहचाना जा सकता है। अंतर्निहित चट्टानों पर पड़ी रेखाएं व खांचे उस दिशा को दर्शाते हैं जिसमें बर्फ महासागर से दक्षिण अमेरिका और भारत और ऑस्ट्रेलिया में चली जाती है। अन्य पुरापाषाणकालीन अभिलेखों में संबंधी साक्ष्य हम देखें, स्वीकृत रिकॉर्डों में दर्ज मुख्य जलवायु परिवर्तन के अन्य सबूत विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में अत्यधिक कोयले का संकेंद्रण बताता है कि यूरोप में एक बार फलने फूलने वाले पादप जीवित होने चाहिए थे। पुरापाषाणीय चुंबकीय साक्ष्य जो हैं, वेगनर के अनुसार विभिन्न भूगर्भीय कालों में ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जिसे उन्होंने ध्रुवीय भटकन कहा है, और पुरापाषाणीय चुंबकीय आंकड़े मजबूती से पेंजिया के अस्तित्व में संकेत देते हैं। वर्षों तक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के उपरोक्त साक्ष्यों पर विचार विमर्श किया गया। वेगनर की इस बात को बताने में नाकाम रहने पर आलोचना की गई कि कौन सा बल समुद्री चट्टानों के माध्यम से महाद्वीप को खोदने की अनुमति देते हैं, और लिथोस्फीयर की गतिशीलता का विचार आना अभी बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने ऑडियो फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दी हैं। बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या है। जो भी समझ में आए ठीक है, जो समझ में नहीं आए कोई दिक्कत ना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।